material is constructed with smallest molecule, smallest particle, that is known as molecule. Molecule is made of atoms. One atom, more than one atoms, they combine and make molecules. उसके बाद एटम के अंदर भी क्या कुछ होता है, उसके लिए जो रिसर्च चली उससे ये पता लगा कि एटम के अंदर भी पार्टिकल्स होते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स। ये इनका पता कैसे लगा, तो इनके लिए आप लोगों ने एक्सपेरिमेंट्स पढ़े हैं, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। उससे हमको ये पता लगता है कि अलग अलग गैस को यूज करते हैं तो सब में से कैथोड रेज एक जैसी ही बनती। दैट शोज कि हर एक में एक टाइप का नेगेटिव पार्टिकल होता है। उसके बाद मिलिकॉन ने भी ये चीज करके देखी और उन्होंने उस पार्टिकल का E/m निकाला, उसका नाम इलेक्ट्रॉन रखा गया। ये इलेक्ट्रॉन चूंकि हर गैस के पार्टिकल में होता है, इसलिए ये समझ में आया कि हर गैस का एक पार्ट इलेक्ट्रॉन है और वो एटम के अंदर होता है। एटम के अंदर होता है, ये कैसे पता लगा, क्योंकि हम अलग अलग एटम की गैस यूज करते हैं और हर गैस में इलेक्ट्रॉन हमको दिखता है। इसलिए ये समझ में आया कि हर एटम के पास एक नेगेटिव पार्टिकल होता है, उसका नाम इलेक्ट्रॉन। इसी तरह से जब एनोड रेज देखी गई, एनोड ग्लो देखा गया, उससे ये रिजल्ट निकाला गया कि एक पॉजिटिव पार्टिकल भी होता है। अब ये पता समझ में आ गया, वो पॉजिटिव पार्टिकल अलग अलग गैस के लिए अलग अलग टाइप का दिखता था। तो ये चीज तो समझ में आ गई कि एटम के अंदर दो तरह के पार्टिकल होते हैं, पॉजिटिव पार्टिकल्स और नेगेटिव पार्टिकल्स। अब ये जो दो तरह के पार्टिकल होते हैं, अब डिस्कशन ये चली कि ये दो तरह के पार्टिकल किस तरह से उसमें प्लेस किए जाते हैं, पॉजिटिव पार्टिकल और नेगेटिव पार्टिकल्स। तो यहां से हमारा आज का लेसन शुरू होता है कि जो पॉजिटिव और नेगेटिव पार्टिकल मिल गए एटम के अंदर होते हैं, ये तो पता लग गया, पर कैसे रखे हुए होते हैं। तो इसके लिए पहले सर जे थॉमसन ने एक मॉडल बनाया, दैट इज नोन एज प्लम एंड पुडिंग मॉडल। प्लम एंड पुडिंग, इसका कोई ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है। इसका पहले एक इमेजिनेशन उनको करना था कि ये प्लस माइनस किस तरह से प्लेस किए जा सकते हैं। बहुत तरह से वैरायटी हो सकती है। ये प्लस ऐसे लाइन से खड़े हैं, ये भी हो सकता है ये ऐसे स्क्वायर बना के खड़े हैं, ये भी हो सकता है कि ये ऐसा सर्कमफ्रेंस बना के रखते हैं एक सर्कल की और उसके बीच में यहां पर माइनस भरे हुए हैं। इस तरह से बहुत सारे मॉडल बन सकते हैं प्लस और माइनस के। तो इसके लिए उन्होंने सबसे इजी वाला मॉडल ढूंढा और उसके साथ अपनी थ्योरी सेट करने की कोशिश की। वो इजी मॉडल क्या था कि पॉजिटिव जो है एक तरह का क्लाउड बनाते हैं, पूरे एटम में पॉजिटिव फैले रहते हैं और उसके अंदर नेगेटिव पार्टिकल जो है जगह जगह पर खड़े हुए रहते हैं। जिस तरह से हम लोगों ने तरबूज देखा है, तरबूज के अंदर उसके काले बीज होते हैं, तो पूरा तरबूज जो रेड पार्ट है वो पॉजिटिव है और नेगेटिव जो है वो जगह जगह पर एम्बेड किया हुआ है ब्लैक बीज की तरह। सो इसी तरह से जब खीर बनाते हैं, पुडिंग बनाते हैं, तो उसमें सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं, तो वो उन्होंने प्लम एंड पुडिंग मॉडल रखा और ये बनाया। पर ये मॉडल ज्यादा पॉपुलर नहीं हुआ, तो उनका ये कहना था कि इस तरह से प्लस पूरे में फैला रहता है और बीच में ऐसे माइनस इलेक्ट्रॉन रहता है। ये सबसे इजी था बनाना, इजी था सोचना, उन्होंने ऐसे सोचा। पर इसमें बाद में बहुत सारे प्रॉब्लम आए कि ये एक दूसरे को अट्रैक्ट क्यों नहीं कर लेते हैं और अलग अलग शेप कैसे होती है, मूव कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो ये सब एक्सप्लेनेशन बड़ी मुश्किल होती थी कि
इसको हम एक्सप्लेन नहीं कर पाते। तो सर जे थॉमसन के एक स्टूडेंट थे सर रदरफोर्ड, उन्होंने इस पर बहुत सोचा और एक्सपेरिमेंट करवाए अपनी लैब में। उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट कराया उसको रदरफोर्ड से एक्सपेरिमेंट, उसके बेसिस पर उन्होंने फाइनली डिसाइड किया कि एटम में मोस्टली जगह जो है वो खाली होती है। एक पर्टिकुलर डॉट पे पूरे के पूरे पॉजिटिव पार्टिकल एक ही जगह पर रहते हैं और नेगेटिव उसके चारों तरफ घूमते रहते हैं और उसके बीच का स्पेस पूरा एम्प्टी रहता है। ये एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन था। ये कंक्लूजन उन्होंने कैसे निकाला, कैसे बनाया, उसके लिए उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट करवाया। वो एक्सपेरिमेंट आज हम लोग स्टडी करेंगे, दैट इज मार्सडन, गीगर एंड मार्सडन एक्सपेरिमेंट। Geiger and Marsden experiment. ओके, तो सबसे पहले इस पे काम किन्होंने किया था? सर जे थॉमसन ने, जिन्होंने प्लम एंड पुडिंग मॉडल बनाया था। पर अब उसका सिर्फ हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस है और उसके बारे में हम लोग बहुत ज्यादा नहीं पढ़ते। अदरवाइज पहले होता था कि प्लम एंड पुडिंग मॉडल कैसे बनाया, वो फेल क्यों हुआ, तो हायर क्लासेस में उस सब की जरूरत है। अभी हम लोग सिर्फ ये पढ़ेंगे कि जो प्रेजेंट मॉडल है वो उसका रिजल्ट कैसे निकाला गया, तो उसका कंक्लूजन कैसे निकाला गया। तो इसके लिए गीगर एंड मार्सडन एक्सपेरिमेंट, इसके लिए क्या किया गया? पॉजिटिव चार्जेस के, पॉजिटिव पार्टिकल्स की एक बीम बनाई गई। जिस तरह से पिछले एक्सपेरिमेंट में इलेक्ट्रॉन की एक बीम बनाई गई थी, अब पॉजिटिव पार्टिकल्स की एक बीम बनाई गई। पॉजिटिव पार्टिकल्स की बीम बनाने के लिए हमारे पास क्या चीज अवेलेबल होती है? तो हमारे पास रेडियो एक्टिव मटेरियल अवेलेबल होते हैं। रेडियो एक्टिव मटेरियल में से अल्फा पार्टिकल, पॉजिटिव पार्टिकल अपने आप निकलते रहते हैं, बीटा पार्टिकल, नेगेटिव पार्टिकल भी अपने आप निकलते रहते हैं। तो वो अगर हम एक रेडियो एक्टिव मटेरियल रखें, और नॉर्मली इसको लेड में रखा जाता है क्योंकि ये निकलते ही लेड में एब्जॉर्ब हो सकते हैं, तो उसका जो कंटेनर होता है वो लेड का होता है। जिस तरफ उसकी ओपनिंग होगी उधर से वो पॉजिटिव पार्टिकल निकलते रहेंगे। तो यहाँ पर हमने एक सोर्स रखा जिसमें से पॉजिटिव पार्टिकल्स निकलेंगे एंड दैट विल बी रेडियो एक्टिव मटेरियल। यहाँ पर रेडियो एक्टिव मटेरियल रखा, इसमें से जो पॉजिटिव पार्टिकल निकलेंगे उसको हम कॉलीमेट करना चाहते हैं। कॉलीमेट का मतलब क्या समझाया था? ऑल शुड बी पैरेलल एंड दे शुड मेक ए पैरेलल बीम। ये एक्शन क्या कहलाता है? कॉलीमेशन। तो इसके सामने हमको एक कॉलीमेटर लगाना है। उस कॉलीमेटर को बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? एक तो ये है कि उनको हम खींचना चाहते हैं उसकी तरफ। अब ये इनके पास अपने आप स्पीड है, इनको खींचने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि ये बहुत स्पीड से भागते हैं। लेकिन हम ये चाहते हैं कि जो सब फैलते हैं वो नहीं चाहिए, हमें स्ट्रेट लाइन पे जानी चाहिए। तो उसके लिए इसके सामने हम ऐसी प्लेट्स लगा देते हैं और इन प्लेट के बीच में यहां पर होल बना हुआ रहता है एंड दीज आर लेड प्लेट्स। ये है लेड प्लेट्स। यहां से अगर कोई पॉजिटिव पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल ऐसे जाएगा या ऐसे जाएगा तो ये एब्जॉर्ब हो जाएगा। जो सीधा जाएगा वही इसमें से पार होगा। यहां जाकर भी अगर वो फैलते हैं तो ये एब्जॉर्ब कर लेगा। इस तरह से इन दोनों को लगा के डिस्टेंस एडजस्ट करके अगर हम ऐसे दो छेद दूर दूर एडजस्ट करेंगे उसमें से जो प्लस जाएगा वो स्ट्रेट हो जाएगा। इस तरह से हम इसको कॉलीमेटेड बीम बना देते हैं। So this is collimated beam of positive particles. Okay. इस बीम को आगे जाके हम यहाँ पर स्ट्राइक कराते हैं और किससे स्ट्राइक
स्ट्राइक कराना चाहेंगे? तो आंसर है हम एक एटम से स्ट्राइक कराना चाहते हैं। अगर हम इसको एक एटम से स्ट्राइक कराना चाहेंगे तो एक एटम कैसे लाएंगे? तो इनके सामने एक प्रॉब्लम था कि अगर हम एक एटम से स्ट्राइक कराना चाहते हैं, दिस इज वन एटम, और इस एटम से स्ट्राइक करके ये रिफ्लेक्ट होगा या रिफ्लेक्ट नहीं होगा। खाली जगह होगी तो पार हो जाएगा, और अगर इसमें किसी पार्टिकल से टकराएगा, पॉजिटिव या नेगेटिव पार्टिकल से, तो टकराकर रिफ्लेक्ट होगा। लेकिन बात यह है कि अगर ये खाली जगह से यहां से पार हुआ और इसके सामने ये दूसरा एटम है, इससे टकरा गया, तो इससे टकरा के ये रिटर्न आ जाएगा। अच्छा, अगर यहां से गया और इसकी खाली जगह से, एम्प्टी स्पेस से यहां पार हुआ, इसका भी एम्प्टी स्पेस है यहाँ पे, इससे पार ऐसा हो गया, तो तीसरा एटम जो है हो सकता है इसके पॉजिटिव से टकरा जाए। तो अगर ये किसी ना किसी से टकरा के रिटर्न तो आएगा। लेकिन हम स्टडी क्या करना चाहते हैं कि ये यहां पर पार्टिकल एटम में किस लोकेशन पर है और कितनी जगह खाली है। इसके लिए क्या चीज जरूरी है? इसके लिए जरूरी है कि एटम एक ही होना चाहिए। अगर एक से ज्यादा एटम होंगे, आंख से तो हमको दिखेंगे नहीं। अब अगर यहां से ये पॉजिटिव पार्टिकल टकरा टकरा कर वापस आ रहे हैं, तो हमको क्या समझ में आएगा कि ये यहां प्लस है, नहीं तो यहां प्लस है, नहीं तो यहां प्लस है, एंड वी विल नॉट बी एबल टू फाइंड आउट द कंक्लूजन कि प्लस किनारे पे होता है, बीच में होता है, कहां होता है, वी कैन नॉट फाइंड आउट। ओके, तो इसके लिए क्या जरूरी था कि जो सामने हम रखें वो एक एटम हो। अब एक एटम हमको कैसे पता लगेगा कि हमको एक एटम मिल गया है? तो उन्होंने क्या किया कि किसी भी एक मेटल की प्लेट को ऐसे पतला करना शुरू किया। पतला करने से हम क्या सोचते हैं कि नंबर ऑफ एटम्स जो इतने थे, अगर इसको पतला करेंगे तो इतने हो जाएंगे, और पतला करेंगे तो इतने हो जाएंगे, और पतला करेंगे तो इतने हो जाएंगे। तो एक ऐसा मेटल लिया गया और वो मेटल था गोल्ड। गोल्ड को हम लोग दबाकर पतला करते जाते हैं और वो टूटता नहीं, ये उसकी स्पेशलिटी है। ओके, फैलता जाएगा फैलता जाएगा। आपने चांदी का वर्क देखा है जो मिठाई पर लगाते हैं, बहुत पतला होता है, उससे और पतला भी किया जा सकता है। गोल्ड इतना पतला हो जाता है कि उसको अगर आप ऐसा रखेंगे आर पार दिखेगा, इतना पतला हो जाता है। ओके, तो इतना पतला गोल्ड का फॉइल लिया गया। उससे अगर और पतला करेंगे तो वो टूट जाएगा लास्ट लिमिट तक। तो अगर इतना पतला कर लेते हैं तो हम क्या समझते हैं कि उसमें एटम टू एटम टू एटम ऐसा दीवार बनी होगी, और उसकी मोटाई कितनी हो चुकी होगी? 1 एटम। क्योंकि अगर 2, 3, 4 एटम होती तो हम दबा के उसको और पतला कर लेते। तो मैक्सिमम हमने उसको थिन किया और वो वाली गोल्ड फॉयल यहां पर लगा दी। दिस इज गोल्ड फॉयल, यहां पर उसको होल्ड करा के ये गोल्ड फॉयल यहां पर लगा दी। अब ये जाके बीम इस गोल्ड फॉयल से टकराती है। ओके, टकराने के बाद ये वाले पॉजिटिव पार्टिकल्स कहां गए? अल्फा बीम। अल्फा बीम गई कहां? उसको पकड़ने के लिए, उसको लोकेट करने के लिए हमने इसके चारों तरफ एक सेंसर लगा दिया, जिसको सेंटर मान के इस तरह से ये एक दीवार बना दी। ये दीवार पे जिंक सल्फाइड लगा दिया। जिंक सल्फाइड एक ऐसा केमिकल है कि अगर उसके ऊपर अल्फा पार्टिकल या पॉजिटिव पार्टिकल जाकर स्ट्राइक करता है, ऐसे स्ट्राइक करेगा तो उसको एनर्जी मिलेगी। उस एनर्जी के कारण यहाँ वाला पोर्शन फास्फोरेसेंट के कारण चमकेगा, फ्लोरोसेंस के कारण ये चमकेगा। ठीक है, तो हमको पता लग जाता है कि ये पार्टिकल यहाँ गया है, यहाँ गया है, यहाँ गया है, उस जगह पर चमक आ जाएगी। अच्छा,
अब ये वाला पार्टिकल हमने यहां से भेजा और ये जितने पार्टिकल जा रहे हैं इनको काउंट करना शुरू किया। काउंट करके इसको टैबुलेट किया। कि किस तरह से टैबुलेट किया, यहां से हमने एंगल बनाया, कुछ पार्टिकल ऐसे सीधे चले गए, कुछ पार्टिकल ऐसे गए, कुछ पार्टिकल ऐसे गए, कुछ पार्टिकल यहां से हमने देखा ऐसे गए, कुछ पार्टिकल ऐसे गए, कुछ पार्टिकल ऐसे और कुछ ऐसे भी गए वापस। तो ये पार्टिकल चारों डायरेक्शंस में ऐसे गए। अब इन सब पार्टिकल्स को हमने काउंट किया। काउंट करने का एक तरीका बनाया और उससे काउंट किया कि कितने एंगल पर कितने पार्टिकल गए, कितने एंगल पर कितने पार्टिकल गए, और उसका हमने एक टेबल बनाया और टेबल बनाकर फिर हमने उसका कंक्लूजन निकाला कि ये हमारे ऑब्जर्वेशन हो गए। इस ऑब्जर्वेशन को देख के कि यहां पर हमने एंगल रखा, एंगल 0 डिग्री से शुरू किया 90 डिग्री, ये ऐसा 180 डिग्री तक। तो 0 डिग्री पे इतने पार्टिकल थे, फिर 1 डिग्री पे इतने पार्टिकल, फिर इस पे इतने पार्टिकल, इसमें इतने पार्टिकल, ऐसा जैसे जैसे 180 आता चला गया नंबर ऑफ पार्टिकल कम होते चले गए, और इस पे 0 डिग्री पे और 1 डिग्री पे ज्यादा पार्टिकल थे। इस तरह से इसको टेबल को बनाया गया और इसके बाद इसके रिजल्ट निकाले गए। तो पहले हम इसके सारे स्पेसिफिकेशन लिख के एक साफ डायग्राम बना लेते हैं, एक इसको ड्रॉ कर लेते हैं ग्राफ को, और उसके बाद फिर उसके कंक्लूजन 1 2 3 4 कर लेंगे, दैट इज डन, का हो जाएगा। अच्छा, तो इसके स्पेसिफिकेशन देखिए। तो ये इसकी डिटेल है। इसके अंदर जो मटेरियल यूज करेंगे वो बिस्मथ 214, ये रेडियो एक्टिव मटेरियल है। इसमें से अपने आप अल्फा पार्टिकल थ्रोन आउट होते हैं। ये उसका बॉक्स है, लेड का बना हुआ बॉक्स होता है जिसमें ओपनिंग है। इस ओपनिंग से ये अल्फा पार्टिकल निकलते हैं। इसके जो अल्फा पार्टिकल होते हैं उनके पास कितनी एनर्जी और स्पीड होती है, तो आंसर है उसकी एनर्जी है 5.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इस एनर्जी से उसकी जो भी काइनेटिक एनर्जी बनेगी, उस काइनेटिक एनर्जी की जो भी वेलोसिटी बनेगी, उस वेलोसिटी से ये यहां से थ्रोन आउट होते हैं। इसमें इसके सामने हमने लेड ब्रिक्स लगा दी, तो जो इस डायरेक्शन में जाएंगे लेड ब्रिक में एब्जॉर्ब हो जाएंगे, और जो सीधे जाएंगे वो यहाँ स्ट्रेट जाकर एक गोल्ड फॉइल पर इंसिडेंट होंगे। ये गोल्ड फॉइल पर जाने के बाद इसके चारों तरफ हमने एक डिटेक्टर लगा दिया है, एक वॉल लगा दी जिंक स्क्रीन की। ये जो जिंक स्क्रीन की वॉल है, ये जहां भी जाकर गिरेंगे तो इसको हम काउंट कर सकते हैं कि ये कहां पर जाकर गिर रहे हैं, और यही काम उन्होंने किया। इसको काउंट किया, बहुत देर तक काउंट किया और उसके नंबर्स निकाले कि कहां पर ये जाते हैं, और यहां से इस पर एंगल के निशान बना दिए, और यहां पर जो आएगा उसका एंगल कितना रखा 0 डिग्री, यहां पर जो आएगा 90 डिग्री, और जो इधर लौट जाएगा वो 180 डिग्री। ये है इसका मीनिंग, 0 डिग्री, 90 डिग्री एंड 180 डिग्री। इसकी काउंटिंग करते गए, उसको टैबुलेट करते गए, और जब बहुत डाटा इकट्ठा हो गया उसके बाद इन्होंने इसका ये टेबल बनाया। इस टेबल में क्या दिखता है कि 0 से 20 के बीच में कितने, ये है 10 टू द पावर 7, 10 टू द पावर 7 पार्टिकल्स किस डिग्री पे जाते हैं 0 टू 20, यानी पूरे आर पार चले जाते हैं बिना टकराए। और टकराकर जो वापस आते हैं, टकराकर जो वापस आते हैं 10 टू द पावर 2 कितनी होती है 100, और 10 टू द पावर 7 कितना होता है 10 लाख। तो 10 लाख पार्टिकल सीधे निकल गए और 100 पार्टिकल सिर्फ टकराकर वापस आए। ये जो 100 डिग्री के ऊपर टकराकर वापस आए वो पार्टिकल कितने थे 100, और 10 लाख से ज्यादा पार्टिकल सीधे निकल गए। ये इस ग्राफ से हमको पता लगता है।
तो ये जो ऐसा हुआ, इससे कंक्लूजन क्या निकला? इससे कंक्लूजन ये निकला कि एटम का जो पोर्शन है वो मोस्टली ब्लैंक है, खाली है। क्यों? अगर उसमें पार्टिकल होता तो ये जाके टकराते और टकराकर वापस आते। जैसे हमारे सामने ये बॉल है और यहां से हमने बॉल को ऐसे फेंका, बॉल पार जाएगी या टकराकर वापस आएगी? वापस आएगी। 1000 बार हमने बॉल को फेंका, कितनी बॉल वापस आएंगी? 1000 वापस आएंगी। इसका मतलब ये पूरी सॉलिड बॉल है। अगर हमने 1000 फेंकी ऐसे बॉल, 500 वापस आई और 500 नहीं आई, तो इसका मतलब है इसमें आधा स्पेस जो है वो खाली है। तो हम मारते हैं वो पार चला जाता है। जैसे एक विंडो लगी हुई है एक वॉल में और उस विंडो वाली दीवार में हम ऐसा मारते जा रहे हैं। हमने 1000 बॉल वहां पे मारी, जिसमें से 700 वापस आ गई और 300 वापस नहीं आई। तो हमको एक आइडिया मिलता है कि 30% एरिया उसका ब्लैंक है, खाली है, जिसमें विंडो होगी जिसमें से बॉल पार चली गई। अब इसमें हमको क्या आइडिया मिलता है कि हमने तो हिट किया, कितने 10 लाख अल्फा पार्टिकल भेजे, उसमें से वापस कितने आ रहे हैं? 100। बाकी सब के सब निकल जा रहे हैं। ये हमको क्या कंक्लूजन देता है? दैट मोस्ट ऑफ द प्लेस इज एम्प्टी। ठीक है, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंक्लूजन था। और थॉमसन के अनुसार अगर जगह जगह पर प्लस पार्टिकल होते तो वो हमारे भेजे हुए प्लस पार्टिकल को रिपेल करते। तो सिर्फ 100 ही वापस नहीं आते, बहुत ज्यादा वापस आते। राइट? तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंक्लूजन निकला, दैट मोस्ट ऑफ द स्पेस इज एम्प्टी। तो ये हम यहां पर लिख लेंगे, ये एक कंक्लूजन निकला। दूसरा, अगर ये बहुत सारा स्पेस एम्प्टी है तो अब जो इन्होंने यहां से रिटर्न आए उसको देखा और उसके बेसिस पर ये कंक्लूजन निकाला कि अगर इतने कम पार्टिकल वापस आते हैं, दैट मींस पॉजिटिव चार्जेस आर प्लेस्ड एट ए वेरी स्मॉल प्लेस। All the positive charges are at a very small place and not different places. तो एक ही जगह पर अगर सब पॉजिटिव होंगे तो उसको सब पॉजिटिव को एक जगह ऐसे इकट्ठा रहना पड़ेगा। तो उनके दिमाग में पहली बार आया कि जितने पॉजिटिव हैं ये ऐसा फैले हुए स्कैटर्ड अलग अलग जगह पर नहीं है। कैसे हैं? एक ही जगह पर है, तभी इतनी जगह यहाँ पर खाली रहती है। अब एटम का साइज जो हमने निकाला वो हमने काइनेटिक थ्योरी के बेसिस पर निकाला। क्लास 11 में हमने पढ़ा हुआ था कि एटम का साइज जो होता है दैट इज ऑलमोस्ट 1 एंगस्ट्रॉम, 10 to the power minus 10, 10 to the power minus 10। और अगर पॉजिटिव चार्जेस सब एक जगह इकट्ठे कर दिए जाए तो ये साइज बनता है 10 to the power minus 15, जो कि इससे वापस आ रहा था ये। तो 10 to the power minus 10 से 10 to the power minus 15 कितनी पावर ज्यादा है? 10 to the power 5। 10 to the power 5 कितना होता है? 1 लाख। मतलब 1 लाख स्पेस आप ऐसे बनाइए, उसमें एक स्पेस में कौन है? प्लस, और बाकी एटम के सारा स्पेस कैसा है? खाली। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंक्लूजन था जो कि इस एक्सपेरिमेंट से बना। ठीक है, सो दैट वाज वन कंक्लूजन। उसके बाद फिर नेगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्जेस का मेन कंक्लूजन इस एक्सपेरिमेंट का यही है दैट पॉजिटिव चार्जेस आर नॉट स्प्रेड अराउंड, द पॉजिटिव चार्जेस आर प्लेस्ड एट वन प्लेस, कंसंट्रेटेड, और उसका नाम उन्होंने रखा न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस में पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, दैट वाज ए कंक्लूजन। और पूरे एटम में से न्यूक्लियस का साइज सिर्फ कितना होता है? 1/10 to the power 5। 1 लाख में से एक जगह वो रहती और बाकी जगह कैसी रहती है? खाली। जैसे इतना बड़ा हमारा रूम है, इस रूम में हमने एक टेबल कुर्सी लगाया और उस पे एक आदमी बैठ सकता है, तो बाकी जगह कैसी रहेगी? खाली रहेगी। इसी तरह से एटम का भी स्ट्रक्चर होता है।
ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंक्लूजन था, क्योंकि अब उसके बाद दूसरा कंक्लूजन, इसके बाद और साइंटिस्ट इस पर आगे बढ़ते गए। बोर ने काम किया, उसके बाद डी ब्रॉय ने काम किया, इन सब ने अपने कंक्लूजन बनाए, तब जाके एटम की शेप फिक्स हुई, जो अभी आप केमिस्ट्री में एटम की शेप पढ़ते हैं कि अगर ये सब पॉजिटिव चार्जेस एक जगह पर फिक्स है तो निगेटिव कहाँ है। तो आंसर ये हुआ कि अगर वो एक जगह पर है तो निगेटिव नेचुरली उसके चारों तरफ होंगे। अब ये निगेटिव एटम का साइज कैसे बनता है, तो आंसर उन्होंने दिया कि जो निगेटिव पार्टिकल्स उसके चारों तरफ फैले हैं, अगर वो इतनी दूर तक फैले हैं तो एटम इतना बड़ा है, अगर इतनी दूर तक फैले हैं तो एटम इतना बड़ा है, इतनी दूर तक फैले हैं तो इतना बड़ा है। तो एटम का साइज हमने कितना निकाला, 10⁻⁵, यानी इलेक्ट्रॉन यहां से लेके यहां तक भरे हैं, और ये कितना है 10⁻⁵। लेकिन इस एक्सपेरिमेंट से हमने क्या निकाला कि पॉजिटिव चार्जेस कितने हैं, 10⁻⁻⁵। एटम का साइज 10⁻⁻⁰, पर न्यूक्लियस का साइज 10⁻⁻⁵, इतना छोटा। तो फिर बाकी जगह में जो खाली जगह है वहां निगेटिव चार्जेस है, तभी तो एटम इतना बड़ा बना। तो अगर इतने बड़े एटम में निगेटिव चार्जेस हैं तो कैसे हैं इन द सेंस, क्या खड़े हुए हैं? अगर खड़े हुए हैं तो पॉजिटिव उसको खींच क्यों नहीं लेता अपनी तरफ कूलम्ब्स फोर्स से? अगर नहीं खड़े हैं तो कैसे हैं? तो उसका हल फिर बाद में साइंटिस्ट लोगों ने निकाला कि नहीं, वो खड़े हुए नहीं है, वो वैसा ही काम करते हैं जैसे अर्थ सन के चारों तरफ घूमती है। अर्थ और सन के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमेशा रहता है, लेकिन अर्थ सन की तरफ जाती नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके पास सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है और वो सन के चारों तरफ घूमती है, तो डिस्टेंस भी मेंटेन रहता है, सन को छोड़ के भी नहीं जाती है, बिकॉज उसका mv²/r इज इक्वल टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है, इसलिए वो सर्कल बनाती है। तो उसी मॉडल पर उन्होंने इलेक्ट्रॉन को भी सोच लिया कि जरूर इलेक्ट्रॉन भी उस पॉजिटिव के चारों तरफ घूमते होंगे। ऐसा करके बोर ने उस मॉडल को बनाया, और जितने बड़े में ऐसे इलेक्ट्रॉन घूमेगा वही साइज किसका माना जाएगा, एटम का साइज। तो अब एटम और न्यूक्लियस ये दो चीजें अलग अलग हो गई। एटम क्या हुआ, पॉजिटिव निगेटिव मिलाकर, और मैक्सिमम साइज जो बनेगा जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन सब आ जाएंगे वो बना एटम। न्यूक्लियस क्या बना, जिसके पास सिर्फ पॉजिटिव चार्जेस हैं, वो न्यूक्लियस बना। और न्यूक्लियस की लोकेशन कहां पर है, एक ही पॉइंट पर है। ये इन्होंने इस एक्सपेरिमेंट से निकाला। अब इस एक्सपेरिमेंट को हमको फिजिक्स के हिसाब से थोड़ा सा और बारीकी से देखना है कि ऐसा रिजल्ट कैसे निकला। इसके लिए देखिए किस तरह से ये इस साइड जाते हैं, इस साइड जाते हैं, इस साइड जाते हैं, कितने एंगल पर ये मुड़ता है और क्यों मुड़ता है। इसके लिए इस फिनोमिना का हमने नाम दिया अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग। अल्फा पार्टिकल्स स्कैटरिंग, ये अल्फा पार्टिकल स्कैटर हुए। तो आगे अब हम उसके बारे में पहले पढ़ते हैं। तो ये इसके कंक्लूजन आप नोट कर लेंगे। 1% से भी कम, 0.14%, एक स्कैटर मोर देन 1 डिग्री, मतलब 99.9% कहां जाते हैं, 1 डिग्री के अंदर, यानी कि नहीं मुड़ते, वो सब सामने ही चले जाते हैं। सिर्फ 0.14% ही मुड़ते हैं, स्कैटर होते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है कि इस विंडो से जितने जा रहे हैं सबको सामने कुछ नहीं मिलता है, एम्प्टी स्पेस मिलता है, सीधे चले जाते हैं 99.86%। सिर्फ 0.14% टकराकर मुड़ते हैं, थोड़े से कम मुड़ते हैं, थोड़े से ज्यादा मुड़ते हैं, वो हम लोग अभी पढ़ेंगे क्यों अलग अलग एंगल पर मुड़ते हैं। ओके, तो उसके बाद ये हमने निकाला दूसरी ट्रिक। अब इन्होंने सजेस्ट किया कि इसका ये मतलब है कि एक ही लोकेशन पर सारे पॉजिटिव चार्जेस हैं। क्यों? क्योंकि बाकी सारे पार्टिकल तो सीधे निकल गए,
99%। इसका मतलब 1% से कम जगह पर ही न्यूक्लियस का साइज है। और बाकी कैलकुलेशन करके उन्होंने क्या बताया रदरफोर्ड ने कि न्यूक्लियर का साइज कितना होना चाहिए, 10 टू द पावर -15। इसके पहले काइनेटिक थ्योरी के बेसिस पे हम कैलकुलेट कर चुके हैं कि एटम का साइज कितना होना चाहिए, 10 टू द पावर -10। इन दोनों में बहुत डिफरेंस है, 10 टू द पावर 5 का डिफरेंस है। तो इसका ये मतलब हुआ, तो कंक्लूजन क्या निकला, मोस्ट ऑफ द स्पेस इन एटम इज एम्प्टी एंड पॉजिटिव चार्जेस आर लोकेटेड एट वन पॉइंट। उस वन पॉइंट को क्या बोला गया, न्यूक्लियस। इस तरह से एटम के अंदर न्यूक्लियस का कंक्लूजन निकाला है। ठीक है, अब इसमें एक छोटी सी चीज हमको और पढ़नी है, दैट इज कि ये जो अलग अलग एंगल पर जाते हैं ये क्यों जाते हैं और कितने एंगल पर जाएंगे, किस फोर्स के कारण ये डिफ्लेक्ट होते हैं, ये न्यूक्लियस। इसके पास फुल पॉजिटिव चार्जेस होंगे, जो भी अगर हम गोल्ड लेते हैं गोल्ड में 59 पॉजिटिव होते हैं और 59 पॉजिटिव चार्जेस आर एट दिस प्लेस। ओके, तो यहां से जब हम अल्फा पार्टिकल भेजते हैं, अल्फा पार्टिकल्स के पास कौन से चार्जेस हैं, पॉजिटिव चार्जेस। पॉजिटिव और पॉजिटिव में आपस में रिपल्शन होता है और रिपल्शन का जो फोर्स होता है वो किसके प्रोपोर्शनेट होता है, आर स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनेट है। जो पार्टिकल जितने नजदीक रहेंगे उनका रिपल्शन का फोर्स उतना ज्यादा। अब बताइए, यहां से एक पार्टिकल जाएगा और यहां से एक पार्टिकल जाएगा, ये ऐसा जा रहा है इतनी दूर और ये ऐसा जा रहा है इतनी दूर, 1 4। किस पर रिपल्शन का फोर्स ज्यादा लगेगा, 1 पे रिपल्शन का फोर्स ज्यादा लगेगा और किस पे कम लगेगा, 4 पे। अगर 5 बनाएंगे इस पे और कम लगेगा। तो हम क्या देखते हैं, 5 वाला तो ये सीधा चला गया, सामने स्क्रीन से टकराया, इस पर कोई फोर्स नहीं लगा। 4 वाला आया, ये इसका डिस्टेंस इससे थोड़ा सा कम था तो इस पे थोड़ा सा फोर्स लगा। फोर्स लगने के कारण ये यहां से ऐसा चला गया। नंबर 3 आया, ये नंबर 3, इसका डिस्टेंस इससे भी कम है, कम डिस्टेंस है तो इस पर भी फोर्स ज्यादा लगेगा। ज्यादा फोर्स लगने के कारण रिपल्शन हुआ और ये ऐसा चला गया। उसके बाद नंबर 2 तो बहुत नजदीक आ गया। नंबर 2 इतना नजदीक आया कि ये फोर्स के कारण ये ऐसा चला गया। नंबर 1 वॉज वेरी क्लोज, तो ये यहां से बस इतना दूर गया और मुड़ के ऐसे चला, इतना ज्यादा इसको फोर्स। तो आपको ये चीज याद रखनी है, जो जितना दूर होगा उतना कम डिफ्लेक्ट होगा और जो जितना पास होगा उतना ज्यादा डिफ्लेक्ट होगा। ठीक है, तो इसको आप ऐसे बना सकते हैं और इसको याद रखिए। ये स्ट्रेट, और ये भी अब हमको समझ में आता है कि इसके बाद जितने भी होंगे सब कैसे जाएंगे, स्ट्रेट जाएंगे और सिर्फ इतने से पार्टिकल डिफ्लेक्ट होंगे, वो भी बिना टकराए, सिर्फ कूलम फोर्स के कारण ही यहां से डिफ्लेक्ट हो जाएंगे। ओके, इस तरह से, ऐसे, इस तरह से, और ये उससे भी कम। तो ये अलग अलग। अब एक ऐसा चला गया जो बिल्कुल स्ट्रेट उसकी लाइन में गया, ये अगर ये इसकी स्ट्रेट लाइन में जाता है तो अपनी एनर्जी के अनुसार ये आगे बढ़ेगा और ये प्लस इसको रिपेल करना शुरू करेगा। तो ये यहां तक गया और ये मुड़ के वापस इस तरह से।
ये एक्शंस होते हैं। ठीक है, अब इस एक्शन में हम लोगों ने कुछ अलग अलग टेक्निकल नाम दिए हुए हैं, उन नामों को जरा देखिए कि क्या क्या हम बोलेंगे इसको। जितनी दूर जाकर उस पर फोर्स लगता है, जैसे ये यहां पर गया और इसको फोर्स लगा, ये डिस्टेंस, ये वाला इतनी दूर था, यहां पर इसको फोर्स लगा, ये डिस्टेंस इतनी दूर था, यहां पर इसको फोर्स लगा। ये जो सारे डिस्टेंसेस हैं, इनको हम लिखेंगे इंपैक्ट पैरामीटर। इंपैक्ट पैरामीटर ए, ये डिस्टेंस है ए। तो हम देख रहे हैं जितना इंपैक्ट पैरामीटर ज्यादा होता जाएगा उतना उसका डिफ्लेक्शन कम होता जाएगा। ये होता है इंपैक्ट पैरामीटर। ओके, उसके बाद हमने इसमें देखना है एक एंगल थीटा। इंपैक्ट पैरामीटर के लिए आपकी बुक में बी यूज किया गया है, सो यू कैन ऑल्सो राइट इट इंपैक्ट पैरामीटर। इस पर फोर्स कितना लगता है, तो फोर्स का एक्सप्रेशन, फोर्स ऑन अल्फा पार्टिकल, फोर्स का एक्सप्रेशन हमको मालूम है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R², ये होता है। ओके, अब इसके बेसिस पर बनाएंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसकी वैल्यू हमको मालूम है 9 × 10⁹, वो तो क्या मालूम है। Q1 क्या चीज है, Q1 इज चार्ज ऑफ दिस पार्टिकल, और ये अल्फा पार्टिकल है। अल्फा पार्टिकल के पास कितना चार्ज होता है, 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर उसके पास पॉजिटिव चार्ज होता है, तो हमने लिखा 2e। उसके बाद यहां पर जो हमने रखा गोल्ड न्यूक्लियस, गोल्ड न्यूक्लियस के अपने जितने पॉजिटिव चार्जेस होते हैं उसका गोल्ड का नंबर है Z। Z इज व्हाट, नंबर, एटम नंबर। तो ये हमको क्या देगा, उसके पास कितने प्रोटॉन हैं, और इसको साथ E को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिल जाएगा, द नंबर ऑफ चार्जेस। तो ये हो गया Q1 ये, और ये हो गया Q2 अपॉन R²। R² ये इंपैक्ट पैरामीटर का स्क्वायर, V²। ठीक है, तो ये आ गया फोर्स ऑन अल्फा पार्टिकल। इस फोर्स के कारण वो उड़ जाएगा। ठीक है, तो इसको अगर हम E और E को मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 को इधर ले आएंगे, सो दिस विल बी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2ZE² अपॉन B²। This is the force on an alpha particle. और ये डिसाइड करेगा कि उसको कितना उड़ना है। तो ये आप याद रखेंगे, ये हो गया, इसको क्या बोलेंगे, दिस इज B। व्हाट इज B? इंपैक्ट पैरामीटर। हमारे इसमें से अगर 1 मार्क क्वेश्चन आता है, बिकॉज इट्स नॉट ए वेरी लार्ज क्वेश्चन, बहुत छोटा सा टॉपिक है, तो ये पूछा जाता है व्हाट इज इंपैक्ट पैरामीटर। तो व्हाट इज इंपैक्ट पैरामीटर में आपको एक सेंटेंस लिखना पड़ेगा। तो लिखिए, इंपैक्ट पैरामीटर इज नॉर्मल डिस्टेंस
is normal distance between path of the particle, path of alpha particle and another path going through the nucleus. Another path going through the nucleus. ओके, तो एक पाथ कौन सा लेना है? जो अल्फा पार्टिकल का अपना पाथ है। दूसरा पाथ कौन सा लेना है? जो न्यूक्लियस से जा रहा है। इन दोनों के बीच जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, इसको क्या बोलेंगे? दिस इज इंपैक्ट पैरामीटर। उसके बाद ये एक डिस्टेंस देखिए, ये स्पेशल डिस्टेंस है। यहां से ये यहां पहुंचेगा और फिर यहां से वापस आ जाएगा। दिस इज डिस्टेंस ऑफ लीस्ट अप्रोच। नोट करिए, डिस्टेंस ऑफ लीस्ट अप्रोच या मिनिमम डिस्टेंस ऑफ अप्रोच। कुछ नाम दिया है इसका। ओके, अभी नोट कर लीजिए इसको। मिनिमम डिस्टेंस ऑफ अप्रोच। इसका कुछ और नाम है और ये भी एग्जाम में आता है, या लीस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच। ओके, अलग अलग नाम इसको दे सकते हैं। व्हाट इज दिस लीस्ट डिस्टेंस? लिखिए, एन अल्फा पार्टिकल गोइंग स्ट्रेट टू दी अल्फा पार्टिकल गोइंग स्ट्रेट टू दी न्यूक्लियस is reflected back from a minimum distance. Reflected back from a minimum distance. Yes. This distance is called, याद आ गया, impact parameter. Impact parameter, क्योंकि ये जाके ये इसको इम्पैक्ट करने वाला है। हमको तो दिखेगा नहीं, ये ऐसा गया अल्फा पार्टिकल और जाकर वापस आ गया। तो जितनी दूर से वापस आया, बिना टच हुए वापस आ जाता है। क्यों? आर इतना कम हो जाता है कि फोर्स बहुत ज्यादा हो जाए। इतने ज्यादा फोर्स के कारण ये रिफ्लेक्ट हो जाए। तो ये जो डिस्टेंस बचता है, दैट इज कॉल्ड इम्पैक्ट पैरामीटर। तो अरे सॉरी, पहला वाला इम्पैक्ट पैरामीटर, अच्छा उसका नाम लिया तो ठीक है, इसका नाम फिर लीस्ट डिस्टेंस ही रहने दीजिए। मैं देखता हूँ इसका relation between impact parameter and theta. Relation between impact parameter and angle of deflection theta. जैसे ये यहाँ से ऐसा स्ट्रेट आ रहा है और ये यहाँ ऐसा चला गया, ये इसकी पुरानी डायरेक्शन थी और ये मुड़ के ऐसा गया, तो ये वाला एंगल, ये एंगल क्या है? थीटा, और ये वाला डिस्टेंस क्या है? बी। इन दोनों का आपस में एक रिलेशन होता है। दिस रिलेशन इज गिवन बाय, दिस वाज कैलकुलेटेड बाय रदरफोर्ड एंड दिस इक्वेशन इज B is equal to, यहां पर हम उसने फोर्स से किया एंड दिस वाज ZE स्क्वायर cot थीटा बाई 2। नोट करिए, ZE स्क्वायर cot थीटा बाई 2। अपॉन एनर्जी, और सामने में इसका कांस्टेंट आ जाएगा 1/4π∗. सो दिस इज व्हाट एनर्जी। एनर्जी निकालने के हमारे पास
अलग अलग तरीके हैं। अगर हमको किसी ऑब्जेक्ट का मास और वेलोसिटी मालूम हो तो उसकी एनर्जी कितनी होती है, 12mv²। अगर हमको किसी का चार्ज और पोटेंशियल डिफरेंस मालूम हो तो उसकी एनर्जी कितनी होती है, यस, eV0 या eV। इस तरह से हम यहां से पोटेंशियल डिफरेंस से या मास और वेलोसिटी से, तो नॉर्मली जो अल्फा पार्टिकल जाते हैं उनकी मास और वेलोसिटी ये दो नोन क्वांटिटीज रहती हैं। इलेक्ट्रॉन्स में हम किससे निकालते हैं, E और V के फॉर्मूला से, और ये अल्फा पार्टिकल में इससे निकाल लेते हैं। ये अगर हम 12mv² इधर रखेंगे, दो स्टेप कैलकुलेशन करेंगे, थीटा एंगल को इन्वॉल्व करेंगे, देन वी विल डू दिस कैलकुलेशन। वो हमको करने की जरूरत नहीं। There is a mathematical step. We will simply say there is a relation between impact parameter and deflection. जो डिफ्लेक्शन होगा थीटा, उसको cot θ/2 ये उसका रिलेशन है दोनों का आपस में। तो ये एक इक्वेशन आपको याद रखना है। इसके बेसिस पर न्यूमेरिकल आ सकते हैं, फोर्स के बेसिस पे न्यूमेरिकल आ सकते हैं। तो ये एक दो न्यूमेरिकल हम लोग बनाकर देखेंगे। ओके, तो हाँ, उसके बाद एक छोटी सी चीज, साइज ऑफ न्यूक्लियस। साइज ऑफ न्यूक्लियस कहां से हमको मिलेगा? ये वाला जो डिस्टेंस हमने ए लिखा, इसको कर देते हैं r0। r0 वो डिस्टेंस है जहां से पार्टिकल वापस आता है। तो एक चीज तो पक्की है कि पार्टिकल जो है न्यूक्लियस r0 से छोटा है, ठीक है। यानी ये न्यूक्लियस इतना बड़ा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ये पार्टिकल r0 डिस्टेंस तक गया था और ये न्यूक्लियस के अंदर तो नहीं घुसेगा, कुछ ना कुछ इससे बाहर से ही वापस आएगा। तो r0 डिस्टेंस अगर हम कैलकुलेट कर लें, r0